बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। चलें बेटा जी। तो उम्मीद है आप सबकी तरफ से खैर खैरियत चल रही होगी। बारिशों की वजह से आप महफूज हो चुके होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेटा बारिशों ने और लोड शेडिंग ने सब ने जो है वो अपना अपना हिस्सा बराबर में डाला हुआ है हमारे पास। ऊपर से ईद की छुट्टियां बीच में, तो टेंशन जो है वो पीक के ऊपर है और ऊपर से ये चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं। तो लाइट का जो कंजेक्टिव प्रॉब्लम रहती है, आज हम इंशाल्लाह एक बड़ा डिटेल लेक्चर करेंगे। आज हम चैप्टर 2 होपफुली सारा करेंगे। उसमें अंदर मैं आपको असाइनमेंट्स दूंगा, आपने वो तमाम की तमाम करनी है। कल भी अपनी इंशाल्लाह क्लास होगी, और अगर आप लाइव आ सकते हैं तो बेहतर है, नहीं भी तो मैं रिकॉर्ड करके आपको जो है वो अपलोड कर दूंगा। उसको भी लाजमी देखना है, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। एक दो क्लासेस हमारी ऑलरेडी मिस हो चुकी है इनके चक्कर में। तो अल्लाह ताला हम सबके हाल पे रहम करे। ओके बेटा जी। तो हम बात कर रहे थे बेसिकली डबल एंट्री के बारे में। ठीक है, हम डबल एंट्री के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे बड़ी डिटेल के अंदर। हमने उसकी मुख्तलिफ चीजें देखी थी। हमने कहा था देखो, जब भी कोई ट्रांजैक्शन हो, जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो या बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, आपने क्या करना है, सबसे पहले उसको एनालाइज करना है। और मैंने आपको एनालाइज करने के कुछ स्टेप्स बताए थे। स्टेप 1 मैंने कहा था कि जब भाई आपने क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन है उसके एलिमेंट्स आइडेंटिफाई करने कि भाई ये कौन कौन से एलिमेंट को इफेक्ट कर रहा है। टोटल 6 एलिमेंट है, हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। इससे बाहर कोई भी चीज नहीं जा रही। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इन 6 में से किसी एक के अंदर आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। स्टेप 2 जो है, आपने उसकी क्लासिफिकेशन देखनी। क्लासिफिकेशन में दो चीजें आती है। नंबर 1 डेबिट, इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन डेबिट हो रही है, एंड नंबर 2 कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो क्रेडिट हो रही है। मतलब कौन सा एलिमेंट डेबिट होगा, कौन सा एलिमेंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये कैसे पता चलेगा। हम उसकी नंबर 1 तो भैया देखेंगे कि नेचर क्या है। ठीक है, नेचर के हिसाब से हम उसको देखेंगे। जाहिर सी बात है, हो सकता है कि एक चीज बढ़ रही हो, दूसरी कम हो रही हो, ये भी पॉसिबल है। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, मतलब एक एलिमेंट बढ़ रहा हो, दूसरा एलिमेंट कम हो रहा हो। और दूसरा ये भी पॉसिबल है कि एक ही एलिमेंट बढ़ रहा हो और वही एलिमेंट ही कम हो रहा हो। मिसाल के तौर पे अगर एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो हम बात करते हैं जैसे कि सेल की बात करते हैं, कैश सेल की। तो हमारा क्या होता है, कैश बढ़ रहा होता है और साथ में इनकम भी हमारी बढ़ रही होती है। ये हमारा क्या हुआ, दोनों बढ़ रहे हैं। लेकिन क्या है, अब यहाँ पे हमें पता चला कि दो सिनेरियो हो सकते हैं। मतलब दो सिनेरियो हो सकते हैं मोटे मोटे। तीसरा सिनेरियो भी हमारे सामने आ गया कि हो सकता है दोनों चीजें बढ़ रही हो। देखो यहाँ पे एसेट भी बढ़ रहा है और हमारी इनकम भी बढ़ रही है। दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो हम क्या करते हैं कि हम जनाब कोई हम एक मिसाल ले लेते हैं, कोई एसेट परचेज करते हैं। एसेट परचेज करते हैं तो क्या होगा, कैश से कैश जो होगा वो हमारा कम हो रहा होगा। और जो भी हम एसेट परचेज करेंगे, जैसे कि हमने मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही होगी। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पे एलिमेंट जस्ट एक ही इफेक्ट हो रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट इफेक्ट नहीं हो रहे। तो लिहाजा कोई भी केस हो सकता है। तो स्टेप 2 के अंदर आपने क्या करना है, उसकी क्लासिफिकेशन चेक करनी है कि यार ये किस एलिमेंट में जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2 को क्या डेबिट होना है, क्या क्रेडिट होना है। ठीक है। अब नंबर 3 के ऊपर फिर आपने क्या करना था, मुख्तलिफ स्टेप्स थे। मैं आज इनको थोड़ा सा कंसाइज कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में मैंने 4-5 स्टेप करके इनको बताया था। नंबर 3 पे आपने फिर क्या करना है, उनकी एंट्री पास करनी है। एंट्री में मैंने जनरल रूल बताया था कि डेबिट वाली अमाउंट हमेशा ऊपर आएगी। जैसे कि कैश सेल है तो कैश हमारा डेबिट होगा 1000 से, और अगर हमारी इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट होगी 1000 से। अब एक और चीज याद रखिए कि हमारे टोटल 6 एलिमेंट्स हैं बच्चा। तो इसमें से 3 एलिमेंट की नेचर डेबिट है, 3 एलिमेंट की नेचर क्रेडिट है। ठीक है। 3 एलिमेंट्स की नेचर, ये वाले जो एलिमेंट है ये सारे डेबिट नेचर के हैं, ये सारे क्रेडिट नेचर के हैं। अब कोई भी चीज अगर डेबिट होती है, ठीक है, अगर डेबिट होती है इन 3 के अंदर तो वो हमेशा इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर इन 3 के अंदर डेबिट होती है तो वो हमेशा डिक्रीज करेगी। सेम इसी तरह अगर कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रही है, इन 3 के अंदर अगर कोई क्रेडिट हो रही है तो डिक्रीज करेगी, इन 3 के अंदर क्रेडिट हो रही है तो इंक्रीज करेगी। उसकी रीजन, क्योंकि मैंने बताया कि इसकी नेचर डेबिट है। डेबिट डेबिट प्लस होता है, डेबिट क्रेडिट नेगेटिव होता है। जिस तरह हमारे पास रूल है, प्लस 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 हो जाता है, प्लस माइनस नेगेटिव होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। सिमिलरली इस तरह डेबिट डेबिट होगा। अगर एक नेचर डेबिट अकाउंट हेड का है, उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन डेबिट हो रही है तो वो अकाउंट हेड इंक्रीज होगा। लेकिन अगर एक डेबिट हेड नेचर का है और उसके अंदर एक ट्रांजैक्शन क्रेडिट हो रही है तो वो अकाउंट डिक्रीज होगा। ठीक है। बाकी ये रूल देख लीजिएगा
कि अगर एसेट एक्सपेंस के अंदर कोई ट्रांजैक्शन डेबिट होती है इंक्रीज होंगे, क्रेडिट होगी तो डिक्रीज होंगे। इसी तरह इन तीन के अंदर अगर कोई चीज क्रेडिट हो रही है तो वो इंक्रीज होगा, डेबिट होगी तो वो डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये जनरल रूल आपने याद रखना है। तो ये हमारा चैप्टर 1 था बेसिकली, जिसके अंदर हमने डबल एंट्री का कंसेप्ट देखा। अब हमारा चैप्टर 2 जो है बेसिकली हम उसके अंदर दो डिफरेंट चीजें अब हम देखेंगे, और वो होगी हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, जिसको हम कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। देखो भाई, जब भी मैंने कहा था कि हमारे यहाँ कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, पहला स्टेप क्या होता है, हम रफ रजिस्टर के अंदर उसको नोट करते हैं। अब मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर मुख्तलिफ हिसाब होता है, मतलब हर बिजनेसमैन का अपना हिसाब होता है। हो सकता है कि वो सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन कर रहा हो सकता है वो दो कर रहा हो सकता है वो चार कर रहा हो। डिपेंड करता है उसकी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के ऊपर, कि अगर उसकी मेजर सिंपल कैश की ट्रांजेक्शन ही रहती हैं तो वो सिर्फ एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। लेकिन अगर एक ऐसा एक बिजनेस है जिसके कैश के साथ दूसरी भी कोई चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन्वेंट्री जो है, परचेज है, कोई और इस तरह की चीज है, वो इंपॉर्टेंट है सेल के अलावा, तो वो और भी रजिस्टर बना सकता है। तो एक बिजनेस के अंदर कई रजिस्टर हो सकते हैं। हर बिजनेसमैन अपनी मर्जी से अपनी सहूलत के मुताबिक जितने रजिस्टर चाहे बना सकता है, इसके बारे में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल मौजूद नहीं है। लेकिन मेजरली हमारे पास 6 रजिस्टर यूज होते हैं जिनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहा जाता है, जो जनरली किसी अच्छे बिजनेस के अंदर यूज हो रहे होते हैं। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री क्या होती है बेटा, ये वो रफ रजिस्टर होता है जिसमें फर्स्ट टाइम ट्रांजैक्शन जाती है, जिसके अंदर पहली हमारी रॉ ट्रांजैक्शन जो है वो इंटर होती है, उसको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहा जाता है। आइए देखते हैं। वो कहते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री आर द बुक्स वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, कि जहां पे फर्स्ट टाइम पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं उनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहा जाता है। अब जाहिर सी बात है कि उस रजिस्टर के अंदर अब वो रजिस्टर स्पेसिफिक होते हैं, मतलब किसी खास इंफॉर्मेशन को रखने के लिए हम बनाते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ 6 जो है वो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या रजिस्टर यूज होते हैं, 6 तरह के। एक होती है हमारा सेल डे बुक, मतलब ये हमारा वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर हम सिर्फ सेल की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब बेटा देखो, कहीं पे भी किसी भी बिजनेस के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट मस्ट इशू होता है। आप आगे चल के कंपनी लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको पता चलेगा, इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा आपको, उसके अंदर आपको पता चलेगा कि हर कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, बल्कि तमाम डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है, और वो भी डिजिटली इलेक्ट्रॉनिकली लाइफ टाइम के लिए। जब ऑडिटर ऑडिट करना जाता है तो वो बेसिकली क्या करता है, हम जब ऑडिट कर रहे होते हैं तो हम बेसिकली कर क्या रहे होते हैं, हम क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले तो हम वाउचिंग करते हैं। एक कंसेप्ट यूज होता है वाउचिंग का। जब भी आप जाएंगे ऑडिट के ऊपर इंशाल्लाह, तो आपको पहला पहला काम स्टॉक काउंट के बाद, अगर स्टॉक काउंट पे आप चले जाते हैं तो पहला काम आपका स्टॉक काउंट का होगा, नहीं तो उसके बाद आपका पहला काम क्या होता है, वाउचिंग का होता है। उसमें हम कर क्या रहे होते हैं कि उसमें हमारे पास जो उसके रफ रजिस्टर होते हैं या लेजर्स होते हैं, उनमें जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके साथ हम जो वाउचर्स होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट होता है जिससे वो हम लिख रहे होते हैं, प्रूफ जो होता है, एविडेंस होती है, वो टैली करते हैं, मैच करते हैं कि क्या ये तमाम ट्रांजैक्शन ओरिजिनल भी हैं या नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा हर बुक के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही होगी, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी, उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना जरूरी है। तो ये जनरल रूल याद रखें कि बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का होना जरूरी होता है। तो लिहाजा नॉर्मली हम 6 बुक्स जो है वो मेंटेन करते हैं। पहली हमारी बुक होती है सेल डे बुक। सेल डे बुक क्या होती है बेटा, इसके अंदर हम अपने तमाम सेल्स का रिकॉर्ड रखते हैं। देखो, हम एक रजिस्टर, ये हमने एक रजिस्टर रखा हुआ है, इसके अंदर सिर्फ हमारी सेल्स का रिकॉर्ड होगा, कि यहाँ पे हमारी डेट आ रही होगी, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पे क्वांटिटी होगी, इसी तरह यहाँ पे अमाउंट होगी, और आगे हम उसकी बेशक चाहें तो नेचर भी लिख सकते हैं कि वो बैंक से आई है या कैश में आई है, हमें ट्रांजैक्शन सेल हमने कैसे की है। तो लिहाजा उसको सेल डे बुक कहा जाता है। अब सेल डे बुक को होती क्या है, रिकॉर्ड सेल ऑफ इन्वेंट्री आइटम्स ऑन क्रेडिट टू कस्टमर। ये क्या होता है, नॉर्मली अगर तो किसी की कैश बेस पे सेल हो रही है तो भैया वो क्या होगा, कैश के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा होगा। अगर किसी की सेल क्रेडिट के ऊपर हो रही है तो वो भी सेल डे बुक में रिकॉर्ड हो रही होती है।
क्या पर्पस होता है, इसके अंदर क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती है, जितनी भी हम उधार के ऊपर सेल कर रहे होते हैं उसका डाटा इसके अंदर लिखा होता है कि कस्टमर का नेम क्या है, हमने उसको कितनी दी हैं और कितनी अमाउंट की हमने उसको सेल की है और उसकी स्पेसिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन क्या है। और इसके लिए जो हम डॉक्यूमेंट रखते हैं उस डॉक्यूमेंट को इनवॉइस कहा जाता है, सेल्स इनवॉइस। हम जो डॉक्यूमेंट कस्टमर को सेल के वक्त इशू करते हैं उसको सेल इनवॉइस कहा जाता है। आप सब लोग गवर्नमेंट से चीजें लेते होंगे और वो आपको छोटी सी प्रिंटेड पर्ची जो है वो कंप्यूटर से निकाल के देता है, उसको क्या कहा जाता है, उस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को सेल्स इनवॉइस कहा जाता है। वो जहां पे लिख रहा होता है, वो जिसके अंदर चीजें इंटर कर रहा होता है कंप्यूटर के अंदर, वो हमारा सेल डे बुक होता है। और जो डॉक्यूमेंट उसके साथ एविडेंस के मौजूद होते हैं उसको सेल्स इनवॉइस कहा जाता है। दूसरी बुक होती है सेल रिटर्न डे बुक, कि देखो भाई सेल तो हो गई, लिख रहे हैं, हो सकता है कि कस्टमर सेल रिटर्न करते हो। रिटर्न इन वर्ड से क्या मुराद है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है, ये टर्म्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा हमारा पेपर एमसीक्यूज बेस्ड है, यहाँ पे आपकी ड्राफ्टिंग, प्रेजेंटेशन, फॉर्मेटिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस आपको आइडिया होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपकी टर्म्स क्लियर होना जरूरी है। एग्जाम का अगर आप पैटर्न देखें तो ज्यादातर इंट्रीज, टर्म्स और नेचर जो है ट्रांजेक्शन की वो आपसे पूछ रहा है, वो ज्यादा लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं पूछ रहा। रिटर्न इन वर्ड से मुराद ये होता है कि कोई चीज जो आपको रिटर्न होती है। एक चीज होती है रिटर्न आउटवर्ड, वो चीज होती है जब आप खुद कोई चीज रिटर्न कर रहे हो, मतलब आपने कहीं से बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन की, कोई चीज परचेज की, फिर वो उसको वापस कर रहा है तो उसको हम रिटर्न आउटवर्ड कहेंगे। ये यहाँ पे मौजूद है जब हम परचेज रिटर्न कर रहे होते हैं। जब हम सेल रिटर्न कर रहे होते हैं तो उस रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है। जो सेल रिकॉर्ड होती है उसके अंदर क्या करते हैं हम, इस बुक के अंदर क्या लिखते हैं, जो हमारे आइटम्स रिटर्न होते हैं क्रेडिट कस्टमर से, हम उसको यहाँ पर दर्ज करते हैं। ठीक है, अब बेटा देखो क्रेडिट सेल्स, मैं यहाँ पे आपको एंट्रीज बताता जा रहा हूं, ये आप यहीं से ही अपनी एंट्रीज क्लियर करते जाए साथ साथ। जब भी हम किसी भी कस्टमर को उधार के ऊपर सेल करते हैं, जब भी हम किसी कस्टमर को उधार के ऊपर सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस कस्टमर को डेटर कहते हैं। हम डेटर का वर्ड भी यूज करते हैं, ये वर्ड ध्यान में रखें। हम उसके लिए रिसीवेबल का वर्ड भी यूज करते हैं। ठीक हो गया, ये हमेशा डेबिट होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होगी डेबिट होगी। और बदले में हमारी सेल्स भी हो सकती है, उसको इनकम भी कहते हैं, उसको रेवेन्यू भी कहते हैं। ठीक है, वो हमेशा क्रेडिट होगा। तो हमारी हमेशा सेल टू सेल्स ऑन क्रेडिट के ऊपर या क्रेडिट सेल्स के ऊपर हमेशा एंट्री क्या होगी, डेटर या रिसीवेबल डेबिट, सेल या सेल रिटर्न क्रेडिट, सॉरी सेल या इनकम क्रेडिट होगी। लेकिन जैसे ही हमारी सेल रिटर्न होती है, सेल हमें रिटर्न हुई, पैसे हमारे कम हुए, तो अब हमें उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो क्या होगा, जब सेल रिटर्न कर गया एक डेटर तो उसकी अमाउंट हमारी तरफ कम हो गई, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कम करेंगे। अब डेटर जो होते हैं ये हमारे एसेट्स होते हैं, इसकी नेचर क्या है, डेबिट है। इसके अंदर हमने ये डेबिट किया था जब सेल की थी, क्यों, हम इसको इंक्रीज करना चाह रहे थे। अब हम इसको डिक्रीज करना चाह रहे हैं, क्यों, उसने हमें पैसे इन्वेंट्री वापस कर दी, चीज वापस कर दी, और हमसे उसने अब पैसे तो नहीं लेने, जाहिर बात है उधार के ऊपर चीज थी। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास उसका रिसीवेबल आ रहा होगा उसको कम कर देंगे। तो अब अगर हम इसको कम करेंगे तो अब अगली एंट्रीज के लिए क्रेडिट पास करनी पड़ेगी। और इनकम की नेचर क्या है, क्रेडिट। जब हम इसको बढ़ाएंगे, इनकम को बढ़ा रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, क्रेडिट कर रहे थे। क्यों, क्रेडिट को क्रेडिट से बढ़ाया जा सकता है। अब हमारी इनकम कम होगी, सेल कम होगी, तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो अब हमारी ट्रांजैक्शंस क्या होंगी, सेल्स डेबिट, और जो हमारा डेटर होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्रेडिट सेल की एंट्री है, ये हमारी डेबिट सेल की एंट्री है। ये एंट्री हम कब पास करते हैं, जब हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंट्री कर लेते हैं चीज को, वहां पे ये ट्रांजैक्शन नहीं हो रही होती। जब भी हम जो भी चीज हम प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में लिख रहे होते हैं, अपने रफ रजिस्टर में लिख रहे होते हैं, तब डबल ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे होते। फिर जब हम बैठ के हिसाब करते हैं उसका और उसमें से हम लेजर्स में चीजें पोस्ट करते हैं,
तब हम ये ट्रांजैक्शन पास कर रहे होते हैं। सिंपल बुक के अंदर क्या होता है, हम बिल्कुल स्ट्रेट लिख रहे होते हैं कि देखो भाई इसको इतनी सेल होगी, फलाने को इतनी सेल होगी, फलाने को इतनी सेल होगी, दैट्स इट। हम सिंपल लिख रहे होते हैं, हम एंट्री पास नहीं कर रहे होते। फिर जब हम इस बुक से हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग देखा था, और उसमें मैंने आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाया था कि भैया बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री से ट्रांजैक्शन लेजर में जाती है, जब लेजर्स में हम इनको पोस्ट कर रहे होते हैं तो तब हम डबल एंट्री करते हैं। ठीक हो गया? तो लिहाजा ये डबल एंट्री हो गई हमारी। उसके बाद जो तीसरी बुक होती है परचेज डे बुक। ये क्या होती है, जिसको परचेज जर्नल भी कहा जाता है। ये वो बुक होती है जब हम कहीं से क्रेडिट के ऊपर इन्वेंट्री खुद परचेज कर रहे होते हैं, सप्लायर से चीजें परचेज कर रहे होते हैं। और जब हम चीज परचेज कर रहे होते हैं सप्लायर से, उसको जो हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। ठीक है? जो डॉक्यूमेंट हम परचेज करते वक्त इशू करते हैं उसको क्रेडिट नोट भी कहा जाता है। और साथ में सॉरी, परचेज इनवाइस कहा जाता है उसको। डेबिट क्रेडिट नोट जो है वो परचेज रिटर्न के वक्त होता है, उसको परचेज इनवाइस भी कहते हैं, और उसको दूसरा नाम होता है बिल। ठीक है? सेल करते वक्त जो हम डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसको सेल इनवाइस या डेबिट नोट कहते हैं। ये ध्यान में रखें, ये डबल डबल वर्ड इनका ध्यान में रखें। इसको डेबिट नोट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डेटर डेबिट हो रहा है, सेल्स इनवाइस में डेटर डेबिट हो रहा होता है, इसलिए हम इसको डेबिट नोट भी कहते हैं। परचेज इनवाइस जो होती है इसको हम क्रेडिट नोट भी कहते हैं, बिल भी कहते हैं, परचेज इनवाइस भी कहते हैं। ये टर्म्स याद रखनी है। सेम इसी तरह जब हम सेल रिटर्न कर रहे होते हैं तो फिर हम डेटर को क्रेडिट कर रहे होते हैं, कम कर रहे होते हैं, तो लिहाजा इसको क्रेडिट नोट कहा जाता है। इसी तरह जब हम परचेज कर रहे होते हैं, जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट इशू करते हैं उसको परचेज इनवाइस या क्रेडिट नोट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो परचेज की डबल एंट्री क्या होती है? देखें, हमने क्या किया, गुड्स परचेज्ड 5 लाख की ऑन क्रेडिट। ठीक है? किसी सप्लायर से हमने 5 लाख की चीज क्रेडिट के ऊपर खरीद ली। अब पहला स्टेप क्या है, हमने एलिमेंट ढूंढने इसके अंदर, इस ट्रांजैक्शन को हमने एलिमेंट ढूंढना है। तो 2 एलिमेंट इसके अंदर जरूर होने चाहिए। ये तो हमने सिंपल, ये वाली कहां पे चीज लिखी इंफॉर्मेशन, ये हमारे रजिस्टर में लिखी हुई है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में लिखी हुई है। अब हम क्या कर रहे हैं, आगे डबल एंट्री पास करने जा रहे हैं लेजर्स के अंदर। तो पहला स्टेप क्या है, हम इसको एनालाइज करेंगे। तो 2 चीजें इसके अंदर है। नंबर 1 तो हमारे पास गुड्स हैं जो बढ़ रही है, तो गुड्स क्या होती हैं, हमारी एसेट्स होंगी। और दूसरी चीज क्या है, दूसरा एलिमेंट उधार पे पेबल, ये बढ़ रहा है। पेबल क्या होता है, हमारा लाइबिलिटी होती है। शाबाश। अब तीसरा स्टेप क्या है, इनको हमने क्या करना है, इनकी नेचर आइडेंटिफाई करनी है। जो 2 एलिमेंट इफेक्ट हो रहे हैं उनकी नेचर आइडेंटिफाई करनी है। तो एसेट की नेचर क्या है, डेबिट। लाइबिलिटी की नेचर क्या है, क्रेडिट। तीसरा स्टेप क्या है कि अब हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि भैया एसेट डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे, सेल्स लाइबिलिटी डेबिट होगी या क्रेडिट होगी। तो हम देख रहे हैं कि एसेट बढ़ रहा है, गुड्स आ रही हैं, इंक्रीज हो रही है। तो इसको गुड्स को अगर हम एसेट को बढ़ाना चाहेंगे तो ये डेबिट नेचर के, तो इसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को डेबिट करेंगे। तो लिहाजा जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो भी डेबिट होगी इधर, और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है तो इसकी नेचर क्रेडिट है, तो हम इधर भी क्रेडिट करेंगे। स्टेप 4 क्या होगा हमारा, हम ट्रांजैक्शन पास करेंगे। गुड्स कितने से बढ़ रही है हमारी, 5 लाख से, और लाइबिलिटी कितने से बढ़ रही है, ये भी हमारी, एक मिनट, 5 लाख से बढ़ रही है। तो हमारी डबल एंट्री क्या हुई, डेबिट क्या हो रहा है, एसेट, या आप इसको इन्वेंट्री भी कह सकते हैं या गुड्स भी कह सकते हैं। ठीक है? गुड्स डेबिट हुई 5 लाख से, डेबिट हमेशा ऊपर आएगा, और पेएबल या हमारी लाइबिलिटी क्रेडिट हुई 5 लाख से। तो अब हम इसको क्रेडिट नोट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिस शख्स को हमने पैसे देने हैं उसको, लाइबिलिटी को हम क्रेडिट कर रहे हैं। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में याद रखना है क्या, सप्लायर या कस्टमर।
अगर तो हमारी ट्रांजैक्शन से कस्टमर डेबिट हो रहा है तो उसको हम डेबिट नोट इशू करेंगे, जैसे कि सेल इनवाइस। अगर हमारी ट्रांजैक्शन से कस्टमर कम हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे, जिस तरह के क्या कहते हैं उसको, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न करता है जब वो हमें। इसी तरह सप्लायर अगर हमारा बढ़ रहा होगा तो उसको हम परचेज इनवाइस इशू करेंगे, या हम उसको क्रेडिट नोट भी कहते हैं। और अगर हमारा सप्लायर कम हो रहा होगा, अगर हम उसको परचेज वापस कर रहे हैं, हम उसको चीजें वापस कर रहे हैं, गुड्स वापस कर रहे हैं किसी भी वजह से, हो सकता है वो डिफेक्टिव निकल आई है, या हो सकता है उसके अंदर कोई और रोला निकल आया है, तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसको डेबिट नोट इशू करते हैं। क्यों, सप्लायर को जब हम कम करेंगे तो हम डेबिट करेंगे। ठीक हो गया, ओके। तो ये हमारी बेसिकली चार हमने अपनी बुक्स देख ली। अब परचेज डे बुक के लिए परचेज इनवाइस होती है डॉक्यूमेंट, और परचेज रिटर्न डे बुक के लिए क्या होता है, क्रेडिट नोट्स रिसीव्ड और डेबिट नोट इशूड। तो हम क्या इशू कर रहे होते हैं, डेबिट नोट इशू कर रहे होते हैं। और जो हमारा सप्लायर होता है वो हमें क्रेडिट नोट इशू कर रहा होता है जब हम उसको चीज रिटर्न करते हैं। ये बेसिकली क्रेडिट नोट क्या है, ये वही है, जब हमें हमारा कस्टमर चीज वापस कर रहा था तो हमने उसको क्रेडिट नोट इशू किया था या नहीं किया था, किया था, बिल्कुल किया था। जब हम किसी को चीजें वापस करें तो भैया वो भी तो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा ना, हम भी तो किसी के डेबिट डेटर है ना। वो जो हमें डॉक्यूमेंट देगा वो क्रेडिट नोट होगा, और जो हम उसको दे रहे होंगे वो डेबिट नोट होगी परचेज रिटर्न डे के ऊपर। इस तरह हमारी अगली जो बुक होती है वो होती है पैटी कैश बुक या कैश डे बुक। अगली हमारी जो हम नॉर्मल जो कैश की ट्रांजैक्शन हमारी हो रही होती है, बेटा ये तमाम वो ट्रांजैक्शन जो बेसिकली एक्सपेंस नेचर की होती है, मतलब एक्सपेंस नेचर या कैश सेल वाली। ये वाली जो बुक है सिंपल सिर्फ क्रेडिट सेल के लिए यूज होगी, ये वाली जो बुक है सिंपल क्रेडिट परचेज के लिए यूज होगी। मतलब पहली चार बुक्स जो हैं वो क्रेडिट सेल परचेज के लिए यूज होती हैं, लेकिन बिजनेस की कैश सेल भी होती है और कैश एक्सपेंस भी होते हैं। मतलब दिन का हमने खाना खाया वो मंगवाया, कोई और हमने इंटरटेनमेंट एक्सपेंस किए, कुछ चीजें और हमने कैश के ऊपर खरीदी, से कि हमने इन्वेंट्री कैश के ऊपर खरीदी, तो वो तमाम चीजें जो होती हैं वो हम कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, और जो एक्सपेंसेस होते हैं वो पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। मतलब एक्सपेंसेस के अलावा जो हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश में, ये जहन में रखना है, उसने दोनों चीजें इकट्ठी रख दी हैं, लेकिन ये दो डिफरेंट हैं। पेटी कैश बुक डिफरेंट होती है, कैश बुक डिफरेंट होती है। कैश बुक क्या होती है बेटा, इसके अंदर हमारी तमाम ट्रांजैक्शन अदर देन डेली एक्सपेंसेस, all transactions other than daily expenses, all cash transactions other than daily expenses कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, कैश बुक में रिकॉर्ड होती हैं। जो डेली एक्सपेंसेस होते हैं जो कैश के ऊपर हो रहे होते हैं वो पेटी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, वो कहते हैं ऑल ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश सेल, कैश परचेज, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैश ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर एंड सप्लायर्स। कोई भी जो कैश की ट्रांजैक्शन होगी, अब कैश ट्रांजैक्शन विद क्रेडिट कस्टमर एंड सप्लायर, अब इनके साथ कौन सी ट्रांजैक्शन हो सकती है, कस्टमर जो हमारे क्रेडिट कस्टमर या सप्लायर है उसके साथ हमारी कैश ट्रांजैक्शन कौन सी हो सकती है, कोई आइडिया दे मुझे। बेटा हो सकता है हम इनको कैश पे सेल कर रहे हो, तो बात तो फिर वही है, कैश सेल हो गई ये तो। बेटा हो सकता है कि इनमें से हम कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हो, तो वो तो कैश ट्रांजेक्शन है ना, कैश आया कैश डेबिट होगा, हमारा डेटर कम हो जाएगा कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट होगा। और हो सकता है कि हम किसी सप्लायर को कैश पे कर रहे हो, तो वो भी तो हमने यहीं पे लिखना है। तो लिहाजा इसकी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगी, चेक्स वगैरह इशू कर रहे हो हम, काउंटर फोलियो वगैरह, फाइल्स, बैंक्स स्टेटमेंट्स, रिसीट्स, वाउचर्स, कुछ भी और इस तरह का जो होता है वो इसके अंदर आ रहा होता है। अब छठी बुक क्या होती है, जर्नल। जर्नल मतलब ये एक वो रजिस्टर होता है जिसके अंदर तमाम वो ट्रांजैक्शन जो इनके अंदर कहीं नहीं आ रही होती वो हम इसके अंदर लिख देते हैं। मतलब वो कहते हैं रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन दैट आर नॉट रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ अदर बुक ऑफ रीजनल इन्वेंट्री, क्या होता है वो हम इधर लिखते हैं। अब मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, आपने क्या करना है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस मैं आपको दे रहा हूं, आपने नंबर 1 तो क्या करना है, अब जो हमारी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है
वो आइडेंटिफाई करनी है कि ये ट्रांजैक्शन किस बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के अंदर फर्स्ट स्टेज के ऊपर एंटर होगी। पहली हमारी ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफ लैंड फॉर ₹5 million ऑन कैश। ठीक है। दूसरा है परचेज ऑफ इन्वेंट्री ₹2 lakh थ्रू बैंक। ठीक है, ये बैंक के ट्रांजैक्शन। परचेज ऑफ इंटरटेनमेंट आइटम से कि हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ये वो कोई कस्टमर आया उसके लिए हमने चाय मंगवाई, वो हमने लिए ₹5,000 के और कैश के थ्रू हमने उसको पेमेंट की। ठीक है। चौथी हमारी ट्रांजैक्शन है सेल्स टू कस्टमर ₹6 लाख चेक के जरिए की। ठीक है। अगली ट्रांजैक्शन है सेल टू कस्टमर ₹2 लाख कैश के ऊपर की। इस तरह सेल्स टू कस्टमर ₹1 लाख क्रेडिट के ऊपर की। ठीक है, ये क्रेडिट के ऊपर की। और परचेज इन्वेंट्री ₹1 लाख कैश। ठीक है। एंड इस तरह इन्वेंट्री की परचेज की ₹50,000 क्रेडिट। ठीक है। और फिर हमने क्या करना है कि हमने क्रेडिट सेल रिटर्न की ₹10,000 की। ठीक है। इस तरह क्रेडिट सेल रिटर्न हुई, हमें वापस आई, और क्रेडिट परचेज रिटर्न की हमने ₹10,000। ठीक है। आपने क्या करना है, इन सब की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री आइडेंटिफाई करनी है और सोर्स डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई करना है। दो आपकी रिक्वायरमेंट है, एक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और दूसरा सोर्स डॉक्यूमेंट आपने आइडेंटिफाई करना है कि इसका क्या होगा। और तीसरा है आपने इनकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करनी है कि डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है। तो आपने क्या करना है, एक रजिस्टर के ऊपर ये लिखना है प्यारा प्यार से करके, साफ करके, जो मुझे समझ आ रहा है। एंड देन आपने उसकी पिक्स लेके मुझे सेंड करनी है। कोशिश करें अगर पीडीएफ में भेज सकते हैं कैम स्कैनर से तो वो ज्यादा अच्छी चीज है, और वो अच्छे तरीके से जो है चेक भी हो जाती है। ठीक हो गया, ओके। वापस चलते हैं। तो ये हमारी क्या थी, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री थी जो हमने देखी। अब बेटा हमारे यहाँ जब भी कोई सेल होती है तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, ऐसा नहीं होता। हम नॉर्मली अपनी लाइफ में क्या करते हैं कि घर में बैठे अभी ने कहा जाओ भाई धनिया पुदीना लेके आओ, और हम भागे भागे गए, उसको ₹10 पकड़ाया और धनिया पुदीना लेके आ गए। तो ये कौन सी लाइफ है, ये है नॉर्मल लाइफ। मतलब नॉर्मल लाइफ क्या है कि हम गए घर से, सिंपल सड़क के ऊपर शॉप पे पहुंचे, उसको हमने ₹20 पकड़ाए, उसने हमें धनिया पुदीना दिया और वापस घर आ गए। ये तो है हमारी नॉर्मल लाइफ। लेकिन बाज हम में से कुछ और नेचर के भी लोग होते हैं। मिसाल के तौर पे हमें घर वालों ने कहा कि भाई आप जाके ₹20 की धनिया पुदीना लेके आओ। हम जनाब जी निकले, हमने घर वालों से पूछा, अब ये वाली लाइफ जो है ना वो हमारी लाइफ है, सी वालों। हमने घर वालों से पूछा जी ₹20 की कितनी आएंगी, उन्होंने कहा जी आधा पाव आएगा। हमने कहा जी ठीक है। हम यहाँ से निकले, हम शॉप पे गए, हमने कहा हाँ जी भाई धनिया कैसे दे रहे हो, कहता भाई ₹40 पाव, ₹20 आधा पाव। हमने कहा जी नहीं। हम इसको वापस चलते हैं, हम उससे नेक्स्ट शॉप पे गए,
हमने उससे कहा, हाँ भाई क्या रेट दे रहे हो? उसने कहा जी 35 रुपए पाव। हमने कहा नहीं जी। हम उससे अगली शॉप पे गए, उससे कहा जी क्या रेट दे रहे हो? वो कहता है जी 20 रुपए पाव। हमने कहा हाँ ये अच्छी चीज है। हमने उसे कहा जरा आप हमें 10 रुपए की धनिया दे दो। क्यों? हमें घर वालों से पता है कि वो 20 रुपए में आधा पाव एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम 10 रुपए बचाएं। हमने क्या किया, 10 रुपए की धनिया ली और फिर आधा पाव जो है धनिया हमें आ गई। फिर हम वहां से निकले, घर नहीं गए, हम एक और दुकान पे गए, वहां से जाके हमने 10 रुपए की कोल्ड ड्रिंक पी। फिर हम उसके बाद वापस घर आए। अब भाई दो वजूहत की बिना पे हमने ये सारा काम किया। नंबर वन तो भैया हमें डिस्काउंट मिले, हमें पैसा बच जाए। और नंबर टू के ऊपर भैया आज हम इतना टाइम लगा के जाए कि अगली बार घर वाले हमें भेजे ही ना, और वो कहें कि भाई तो रहन दे, मैं आप पे ये काम कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो हमने ये वाली दूसरी अप्रोच इसलिए भी यूज की। अब ये जो लाइफ है ये है मेंटोस लाइफ, ठीक है। हाँ, ये नॉर्मल लाइफ थी जो हमारी पहली, सिंपल घर से गए, धनिया ली, घर आए, दिया, खाना खाए, सो गए। ये हमारी है मेंटोस लाइफ या सीए लाइफ। अब बेटा बिजनेस के अंदर नॉर्मल लाइफ नहीं होती। बिजनेस हर जगह से इची बिची करके भी पैसा बचाता है, तो लिहाजा वहां पे क्या होता है, मेंटोस लाइफ फॉलो होती है। पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप हमेशा ही होता है कि जब भी बिजनेस ने कोई चीज परचेज करनी है तो वो क्या करता है, रोला डाल देता है। 8-10 कस्टमर जो होते हैं उनको कहता है कि भाई आप ऐसा करें कि हमें ये वाला स्टॉक चाहिए, आप अपनी अपनी कोटेशन दें, हमें ये स्टॉक चाहिए, इसके 1 लाख यूनिट चाहिए, आप अपनी अपनी कोटेशन दें। हम क्या करेंगे, ये हम कोटेशन ही तो ले रहे थे मुख्तलिफ दुकानों से, इससे 40 मिली, इससे 35, हम 10-15 कोटेशन मिली, सबसे लोएस्ट कंडक्टर जो हमारी कोटेशन होती है नॉर्मली हम उसको वेल करेंगे। पहले हमने क्या कहा, हमने कहा फर्स्ट स्टेप हमने कोटेशन ली। जब हमारे पास कोटेशन आई, हम एक कोटेशन को फाइनल किया। फाइनल जब हम कर लेंगे कस्टमर को, तो फिर हम उसे क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर देंगे, ठीक है। सॉरी, ये परचेज पे हम चले गए थे, हम सेल की भी ऐसे बात करते हैं। ये हमारा जो कस्टमर है वो फॉलो कर रहा है। तो पहले क्या होगा, वो कोटेशन देगा, हम क्या करेंगे, उसको कोटेशन देंगे। जब हमारी कोटेशन उसके पास चली गई तो फिर क्या होगा, वो अगर हमें फाइनल करता है तो हमारे पास क्या होगा, सेल ऑर्डर आएगा। मैं परचेज को मिक्स कर गया यार, बंदा ना कसम से इतना स्ट्रेस्ड है टाइम लिमिट्स के अंदर और इन चीजों के अंदर कि मैं चीजें मिक्सअप करता जा रहा हूँ। खैर, तो क्या हुआ, हमारा कस्टमर भी यही फॉलो करता है। वो क्या करता है, 5-10 बिजनेसेस से कोटेशन मांगता है। हमने कोटेशन भेजी, हमारी कोटेशन अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो वो क्या करता है, हमें सेल्स ऑर्डर देता है, जी हमें 1 लाख यूनिट दे दो। हम क्या करेंगे, उस सेल ऑर्डर को हम तैयार कराएंगे, हम उसको एक ट्रक में लोड करेंगे। ट्रक में लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, उस ट्रक को जैसे ही हम अपनी प्रीमिसिस से बाहर निकालेंगे, तो हमारी प्रीमिसिस के बाहर एक बाबा बैठा होता है, चौकीदार बैठा होता है, एक रजिस्टर पड़ा होता है उसके ऊपर। वो एक पर्ची इशू करता है। वो पर्ची इस चीज की एविडेंस होती है कि भैया गुड्स हमारे पास से डिस्पैच हो चुकी है। तो ये पर्ची क्या करेगा, कस्टमर को सेंड कर देंगे आप कि भाई हमारे वेयर हाउस से आपके लिए जो इन्वेंट्री थी वो निकल चुकी है, गुड्स डिस्पैच हो चुकी हैं। फिर उसके बाद जैसे ही हमारी गुड्स डिलीवर होंगी, जब हमारी गुड्स उस कस्टमर के वेयर हाउस में पहुंच के डिलीवर होगी, तो फिर हम डिलीवरी नोट देंगे और हम उससे डिलीवरी नोट रिसीव भी करेंगे। हम कस्टमर से भी डॉक्यूमेंट लेंगे कि भैया इस चीज की एविडेंस रहे कि चीजें पहुंच चुकी हैं। जब हमारी डिलीवरी हो जाएगी फिर हम क्या करेंगे, हम उसको इनवॉइस इशू करेंगे। अब इनवॉइस जब होती है तो वो क्या होगी बेटा, ये जो हमारा सेल ऑर्डर था, ये जो हम सेल कर रहे थे, इसकी वैल्यू, क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन और वो सारी चीजें इसके अंदर लिखी होंगी। इस पे आपकी असाइनमेंट क्या है बच्चा, आपने नेट से इनवॉइस सॉरी टेम्पलेट निकालना है और उसके एलिमेंट राइट डाउन करने हैं। इंटरनेट पे आप जाएं, वहां पे सेल्स इनवॉइस लिखें और फिर आप वहां पे उसकी एलिमेंट नोट डाउन करें। उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, नेम आ रहा होगा, एनटीएन आ रहा होगा, एड्रेस आ रहा होगा, क्वांटिटी, क्वालिटी, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी आपने नोट करनी है। ये आपकी इनवॉइस है, ठीक है, सेल्स इनवॉइस। हम उसको सेल्स इनवॉइस इशू करेंगे। फिर सेल्स इनवॉइस के साथ हम एक स्टेटमेंट भी इशू करते हैं। ये स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, कि हमारे पास हो सकता है इस कस्टमर के पास पहले 10 ऑर्डर दिए गए हो, पेंडिंग हो, तो हम ये जब 11वां ऑर्डर देंगे, हम क्या करेंगे, उस 10 के साथ 11वां मिला के टोटल बैलेंस भी बताएंगे। ये तो इनवॉइस होगी ना, ये तो सिर्फ इस करंट इन्वेंट्री या सेल की वैल्यू बता रही होगी।
लेकिन हमें क्या करना होगा, एक स्टेटमेंट भी इशू करनी होगी जो उसको क्या है, कंप्लीट बैलेंस बता रही हो कि देखो भाई आपकी अब तक हमारे पास टोटल आपका पेएबल और हमारा रिसीवेबल जो है वो इतना है, ठीक है। देन उसके बाद जो कस्टमर होगा वो हमें क्रेडिट नोट इशू करता है कस्टमर, कि भैया हम उसके पेएबल होगा ना, हमने इनवॉइस इशू की तो कस्टमर हमें क्या करेगा, क्रेडिट क्रेडिट नोट इशू करेगा ना, क्यों, उसने पेएबल रिकॉर्ड किया होगा, हमारा उसका पेएबल, हम उसके अकाउंट में लाइबिलिटी आ रहे होंगे, वो हमारे अकाउंट में एसेट आ रहा है, तो वो क्रेडिट नोट इशू करेगा। तो ये बेसिकली क्या है, सेल साइकिल है, पहले कोटेशन डिमांड की जाती है, फिर सेल ऑर्डर दिया जाता है, फिर जब गुड डिस्पैच होती है तो गुड डिस्पैच नोट होता है, फिर डिलीवरी नोट होता है, फिर इनवॉइस इशू होती है, फिर स्टेटमेंट इशू होती है, और एंड पे कस्टमर जो होता है वो हमें क्रेडिट नोट इशू करता है। एक मिनट दे बेटा, मैं पानी पी लूं। ओके, तो वो क्या करता है, हमें क्रेडिट नोट इशू करता है। तो ये बेसिकली हमारा सेल्स साइकिल है, जिसको हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह कितने इन्वॉल्व है, कैसे होता है, तो ये आपने सारा पढ़ना है। सेल कोटेशन ये क्या होती है, जस्ट वो क्या कर रहा होता है, हमसे ऑफर डिमांड कर रहा होता है, और इसका कोई डबल एंट्री फैक्टर नहीं होता। दूसरी डॉक्यूमेंट क्या होती है, सेल्स ऑर्डर, इसका भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं हो रही, क्यों, इन दोनों में कोई पैसा नहीं जा रहा, ना यहाँ पे कोई पैसा जा रहा है। तो गुड डिस्पैच नोट में भी कोई पैसा नहीं जा रहा होता। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहाँ होती है, जहां पे पैसा आए जाए या कम से कम आना जाना उसका वर्चुअली सर्टन हो जाए, तो उसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं। अभी तक हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई इस तरह की। इस तरह डिलीवरी नोट पे ऊपर भी हमारी कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, हाँ जब सेल्स इनवॉइस इशू होगी तब उसकी एंट्री हम डबल एंट्री करेंगे, हम सेल्स की डबल एंट्री करेंगे जब हम इनवॉइस इशू करेंगे। एंड इस तरह स्टेटमेंट की भी कोई डबल एंट्री नहीं होती, और क्रेडिट नोट होता है इसकी भी डबल एंट्री होती है, ठीक है। अगर हम कस्टमर सेल रिटर्न करता है तो भी क्रेडिट नोट इशू होता है, और जब हम सेल्स डिलीवर करते हैं कस्टमर को तो कस्टमर भी हमें क्रेडिट नोट इशू करता है। देखो, अगर हम तो हैं सप्लायर, तो जब हम सेल करेंगे हम इनवॉइस इशू करेंगे, जब हमें सेल वापस आएगी हम क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू करेंगे। लेकिन अगर हम हैं कस्टमर, तो जब हम सेल, हम चीज परचेज करेंगे तो क्रेडिट नोट इशू करेंगे, जब चीज वापस करेंगे तो डेबिट नोट इशू करेंगे। तो नोट दोनों इशू कर रहे होंगे, सप्लायर भी कर रहा होता है, कस्टमर भी कर रहा होता है। तो अगर तो सप्लायर क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो इसका मतलब है वो सेल रिटर्न है, लेकिन अगर कस्टमर क्रेडिट नोट इशू कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी सेल परचेज जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। सेल के अंदर एक कंसेप्ट होता है बेटा डिस्काउंट का। तो दो तरह के डिस्काउंट मिलते हैं, एक होता है बेटा ट्रेड डिस्काउंट, और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा, नॉर्मली बिजनेसेस क्या करते हैं कि स्ट्रेट हर बंदे को डिस्काउंट दे देते हैं, जिस तरह हम पढ़ते हैं भाई अप टू 60% डिस्काउंट, और बड़ी बड़ी शॉप्स के ऊपर, जे डॉट के ऊपर, इनके ऊपर के 90% डिस्काउंट और 500% डिस्काउंट, लेकिन फिर भी वो हमारी औकात से बाहर ही रहते हैं। बहरहाल वो डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। क्यों, वो तमाम कस्टमर्स को होता है, कोई भी बंदा जाएगा जब भी वो कोई चीज उनसे परचेज करेगा वो उसको वो डिस्काउंट देंगे ही देंगे। तो हमेशा इनवाइस नेट फिगर पे इश्यू होती है, मतलब जो अमाउंट इनवाइस इशू होती है वो हमेशा नेट अमाउंट पे इशू होती है, उसके अंदर डिस्काउंट शो नहीं हो रहा होता। क्यों, सब कस्टमर्स को वो दे रहे हैं। से के अगर सेल प्राइस 100 थी और उसने 20% डिस्काउंट लगाया है तो 80 पे हर कस्टमर को सेल कर रहा है, तो इनवाइस होगी वो 80 पे सेल हो रही होगी, तो लिहाजा डिस्काउंट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगी। दूसरा होता है बेटा कैश डिस्काउंट। अच्छा, आपने ये पढ़ना लाजमी है बच्चे, ये लाजमी पढ़ना है आपने सारा, इनको छोड़ना नहीं है और समझना है, और इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन क्वेश्चन कुछ भी हो आपने फौरन क्लियर करना है। कैश डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ये क्या होता है बेटा, कि जब हम कस्टमर्स को उधार पे चीज देते हैं और हमें लगता है कि भाई अब हमें पैसे जरूरत है, या कस्टमर भाग ना जाए, या कस्टमर हमें भागता हुआ नजर आता है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको लालच देते हैं। हर कस्टमर को नहीं दे रहे होते,
बस चंद एक कस्टमर्स को जो है वो हम ये लालच दे रहे होते हैं, क्या कि भाई अगर तुम 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दो या 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट कर दो तो हम आपको 10% डिस्काउंट देंगे या 20% डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट बेटा इनवॉइस के ऊपर इंटर नहीं होता, मतलब ये डिस्काउंट हम आउट ऑफ नॉर्मल ट्रेड टर्म्स के दे रहे हैं, ये हर कस्टमर को नहीं दे रहे, बल्कि जिसको हम चाहें हम दे रहे होते हैं, जिससे हमें पैसे अर्ली निकालने होते हैं हम उसको दे रहे होते हैं। तो लिहाजा जब इसको इनवाइस इशू होती है तो वो फुल अमाउंट होती है, वो नेट नहीं होती, मतलब इनवाइस के अंदर डिस्काउंट नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर डिस्काउंट हमने उसको देना है तो अब यहाँ पे दो सिचुएशन है, हो सकता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करे, हो सकता है कस्टमर डिस्काउंट अवेल ना करे। अब दो मसले हैं, देखो ट्रेड डिस्काउंट में तो कस्टमर अवेल करता ही करता है, 100% करता है, तो लिहाजा हम डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री करते ही नहीं, हम जब जस्ट सिंपल नेट इनवाइस इशू कर देते हैं और उसी की एंट्री पास कर देते हैं। अगर हमारी 100 थी 80 की हमने बेची है तो हम क्या करेंगे, हम कैश जो है वो 80 का डेबिट करेंगे और सेल जो है वो 80 से क्रेडिट करेंगे। लेकिन यहाँ ये केस नहीं है, क्यों, यहाँ पे इनवाइस हम 100 की ही इशू कर रहे होंगे, लेकिन हम उसको कह रहे होंगे कि अगर तुम 1 हफ्ते के अंदर पेमेंट करते हो तो हम आपको 20% डिस्काउंट दे देंगे। अब यहाँ पे दो सिनेरियो है, पहला सिनेरियो क्या है कि कस्टमर हो सकता है डिस्काउंट ले, कस्टमर हो सकता है डिस्काउंट ना ले, तो हम क्या करें, हम डिस्काउंट रिकॉर्ड करें या ना करें। अब ये भी तो एक बड़ी कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे लॉ कहता है कि भैया देखो, प्रिंसिपल्स कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप की जजमेंट लगाओ। अगर तो आपको लगता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा तो आप क्या करो कि भैया जो नेट अमाउंट है से के 20% आप उसको डिस्काउंट दे रहे तो 80 के ऊपर ही सेल रिकॉर्ड करो, आप 100 पे जाओ ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा तो कहता है रेवेन्यू जो है उसको खुद रिड्यूस करके ही रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो पहला सिनेरियो क्या हुआ, हमने ये जज किया कि कस्टमर डिस्काउंट जो है वो लाजमी अवेल करेगा, तो हमने क्या किया, सेल रिकॉर्ड कर दी 80 से और हमने डेटर भी डेबिट कर दिया 80 से। अब इसके भी आगे दो सिनेरियो हो सकता है कि कस्टमर इसको अवेल करे या ना करे, ये तो हमारी जजमेंट थी। अगर तो कस्टमर अवेल कर लेता है, अगर तो कस्टमर अवेल कर लेता है तो फिर तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्यों, हमने ऑलरेडी नेट के ऊपर लिखा हुआ है। लेकिन अगर कस्टमर अवेल नहीं करता तो फिर जब हमें पता चलेगा, जब से कि हमने उसे कहा था कि 20 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर देते हो, तो अगर वो 20 दिन के अंदर पेमेंट नहीं करते तो अब इसका मतलब है कि वो जो 20 हमने डिस्काउंट दिया हुआ था वो अवेल नहीं कर सकता, अब उसको नहीं मिलना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम मजीद एक एंट्री पास करेंगे, डेटर को बढ़ा देंगे 20 से और रेवेन्यू को भी बढ़ा देंगे 20 से। तो क्या हुआ, हमारी एंट्री पास हो गई। तो ये वाला केस क्या है बेटा, कि जब हमारा कस्टमर एक्सपेक्टेड हो कि वो डिस्काउंट अवेल करेगा, लेकिन अगर कस्टमर जो है एक्सपेक्टेड नहीं है कि वो अवेल करेगा, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, फुल अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे, 100 के ऊपर सेल करेंगे और डेटर भी 100 के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे कि वो अवेल करेगा। अब यहाँ पे भी तो दो केस हो सकते हैं ना भैया, हो सकता है वो अवेल करे या ना करे। अगर तो वो अवेल नहीं करता तो हमें टेंशन ही नहीं है, क्यों, हमने ऑलरेडी 100 के ऊपर रिकॉर्ड किया। लेकिन अगर वो अवेल कर लेते तो फिर क्या होगा, हमें 20 से क्या होगा अपनी सेल डेबिट करनी पड़ेगी 20 से, और डेटर क्रेडिट करना पड़ना है 20 से, हमें कम करना पड़ना है अगर वो उसको अवेल कर लेता है। तो लिहाजा इन दोनों सिनेरियो को बार बार बैठ के आपने समझना है कि ये कैसे हो रहे हैं, इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है। ट्रेड डिस्काउंट की कोई अकाउंटिंग नहीं है, नॉर्मल जितनी नेट अमाउंट होती है उसी के ऊपर हम रिकॉर्ड कर देते हैं, बात खत्म, सेपरेट अकाउंटिंग नहीं करते। कैश डिस्काउंट की हमारी अकाउंटिंग होती है और उसके अंदर फिर 4 केसेस बनते हैं। दो तो मेन केस बन गए कि अगर वो अवेल कर रहा है, अगर वो अवेल नहीं कर रहा, ठीक है, ये नॉट एक्सपेक्टेड है, यहाँ पे मिसप्रिंट है। तो फिर हर केस के फिर दो केस बन जाते हैं आगे, हो सकता है वो अवेल करे, हो सकता है वो ना करे, तो दोनों की अकाउंटिंग डिफरेंट है। तो इस केस को आपने फौरन समझना है और इसकी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, ये आपके सामने असाइनमेंट पिछली है। अगली असाइनमेंट हमारी ये है कि हमने सेल की कस्टमर को और अमाउंट 1 लाख थी, ट्रेड डिस्काउंट 20% दिया हुआ है, इसकी डबल एंट्री पास करो भाई। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो हमने 20% उसको दिया हुआ है, हमने 1 लाख की सेल की और उसको 20%
ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, इसकी डबल एंट्री पास करनी है। दूसरा क्या है, हमने सेल की 1 लाख की और हमने इसको कैश डिस्काउंट दिया कि अगर वो 20 डेज के अंदर पे कर देता है तो उसको 20% डिस्काउंट देंगे। तो आपने क्या करना है, अगर एक केस क्या है एक्सपेक्टेड है और दूसरा नॉट एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये आपकी जजमेंट है। एक्सपेक्टेड है, नॉट एक्सपेक्टेड है, अगर तो एक्सपेक्टेड है तो आपने डबल एंट्री पास करनी है, अगर तो नॉट एक्सपेक्टेड है तो उसकी भी आपने डबल एंट्री पास करनी है। अब तीसरा मसला क्या है, तीसरी प्रॉब्लम कि भैया यहां पे वो अवेल नहीं करता, नॉट अवेल, तो डबल एंट्री क्या होगी, उसका इफेक्ट क्या होगा। और अगर यहां पे वो अवेल कर लेता है तो भैया तब डबल एंट्री इफेक्ट क्या होगा। तो 3 केसेस हैं, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास करनी है, कैश डिस्काउंट के ऊपर 2 केसेस है, पहले एक्सपेक्टेड नॉट एक्सपेक्टेड, इन दोनों केसेस में आपने डबल एंट्री पास करनी है। और फिर अपोजिट कर देना, एक्सपेक्टेड के अंदर अगर वो नहीं अवेल कर रहा तो क्या इफेक्ट होगा, और नॉट एक्सपेक्टेड के अंदर अगर वो अवेल कर रहा है तो क्या इफेक्ट होगा। ये आपकी अगली असाइनमेंट है, आपने इसको लाजमी करना है। ठीक हो गया, तो ये तो था बेटा हमारा। अच्छा, एक छोटी सी टर्म है डिसऑनर चेक की, एक छोटी सी टर्म यूज होती है डिसऑनर चेक की। डिसऑनर चेक उस चेक को कहा जाता है बेटा जब हम किसी को चेक दें या कोई हमें चेक दे और हम उसको कैश कराने जाए और बैंक हमारे लिए लितर उठा के हमारी इज्जत का बेड़ागर कर दे, हमारा ऑनर को डिसऑनर कर दे और कहे कि भाग जाओ, इसके अकाउंट में पैसे ही नहीं है, मतलब एक ऐसा चेक जो बैंक से कैश ना हो उसको डिसऑनर चेक कहा जाता है। ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे टर्म है, लेकिन इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। अगर अकाउंटिंग फॉर परचेज, अभी तक हमने सेल साइकिल देखा, तो परचेज साइकिल भी सिंपली वही होता है से कि अब मैं कस्टमर हूं, पहले हम क्या कर रहे थे, हम सप्लायर थे और हमारे पास एक कस्टमर आया तो हमने उसका साइकिल देखा। अब क्या है कि हम कस्टमर हैं और हमने चीज परचेज करनी है, तो सबसे पहले क्या होगा, हम परचेज रेक्विजिशन देंगे। परचेज रेक्विजिशन कौन देता है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट। मतलब हमारा जो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होगा वो हमारे परचेज डिपार्टमेंट को बोलेगा कि भाई मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, आप काइंडली इसको परचेज कर दें। तो वो जिस डॉक्यूमेंट को भेजता है या जिसके ऊपर ये चीज लिख के भेजता है उसको परचेज रेक्विजिशन कहा जाता है। वो ईमेल भी हो सकते हैं, वो मैसेज भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है कंपनी की अपनी ट्रेडिशंस के मुताबिक। तो लिहाजा वो डॉक्यूमेंट जो हमारा स्टोर वाला बंदा हमें दे रहा होता है कि भाई मेरे पास माल खत्म हो गया, आप काइंडली मंगवाएं। जब हमें परचेज रेक्विजिशन आती है तो फिर हम क्या करेंगे, हम फिर वही मेंटोज लाइफ शुरू करेंगे। हम क्या करेंगे, 5-10 कंपनीज को वो परचेज रेक्विजिशन दिखा के कहेंगे कि हमें कोटेशन दो, हम 1 लाख यूनिट खरीदना चाहते हैं, हमें अपने अपनी कोटेशन दो। से कि हमारे पास 10 कोटेशन आई, हम उसमें से किसी एक कोटेशन को अप्रूव करेंगे। जब वो कोटेशन अप्रूव हो जाएगी तो जिस सप्लायर की होगी हम उसे क्या करेंगे, परचेज ऑर्डर दे देंगे। हम उसे ऑर्डर दे देंगे कि भैया ये चीज हमें सप्लाई करो। फिर जैसे ही वो चीज हमारे पास पहुंचेगी, जब वो सप्लायर चीज हमारे गोदाम में पहुंचाएगा तो जो हमारा इन्वेंट्री ऑफिस के बाहर बंदा बैठा हुआ है वो इसको एक रिसीट देगा, एक्नॉलेजमेंट देगा कि भैया मैंने गुड रिसीव कर ली है, उसको गुड्स रिसीवेबल नोट कहा जाता है। जब हमें पता चल जाएगा कि देखो हमने जो परचेज ऑर्डर दिया था उसके अगेंस्ट में चीजें हमारे स्टोर में पहुंच चुकी हैं, तो हम फिर एक इनवाइस इशू करेंगे अपने कस्टमर को, परचेज इनवाइस, जिसको हम क्रेडिट नोट भी कहते हैं। ठीक है, हम क्रेडिट नोट भी कहते हैं। और फिर उसके बाद हम अपने सप्लायर को भी स्टेटमेंट इशू करेंगे कि देखो भाई पिछले 5, 10, 7, 8, 10 दिन जो है उसमें 8 सप्लाईज जो है उनका ये बैलेंस है, इसको मिला के हम आपका नेट बैलेंस जो है वो ये आ रहा है। बेसिकली ये लेजर ही होता है, हम उस सप्लायर का लेजर प्रिंट करके उसको दे रहे होते हैं, उसको स्टेटमेंट कहा जाता है। फिर अगर हमारी कोई सप्लाई रिटर्न करते हैं तो हमें जो कस्टमर डॉक्यूमेंट देगा, वो हमारा सप्लायर जो हमें डॉक्यूमेंट देगा उसको क्रेडिट नोट कहते हैं। और हम जो डॉक्यूमेंट इशू कर रहे होंगे परचेज रिटर्न के वक्त उसको डेबिट नोट कहा जाता है। ये कंसेप्ट आपने बार बार पढ़ के क्लियर करने हैं कि डेबिट नोट कब इशू होता है, क्रेडिट नोट कब इशू करता है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स बताता हूँ, इनवाइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, परचेज इनवाइस, ये 4 टर्म आपने याद रखना। इनवाइस एक है हम,
एक है सप्लायर, बल्कि हम इसको बेहतरीन सा एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे ना हम एक टेबल बनाते हैं, इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और परचेज इनवॉइस। ठीक है, हम यहाँ पे, सॉरी यार मेरी ये राइटिंग ऐसी है, मैं थोड़ा सा निंगा पीढ़ा सा बैठा हूँ। अच्छा, ये हमारा क्रेडिट, परचेज इनवॉइस। अब पहले नंबर पे कस्टमर है, दूसरे नंबर पे सप्लायर है। ठीक है, सॉरी हमने इनको, अच्छा, कस्टमर को जब भी हम सेल कर रहे होंगे उसको इनवॉइस इशू करेंगे, सप्लायर को से जब भी हम कोई चीज परचेज कर रहे होंगे उसको परचेज इनवॉइस इशू करेंगे। ठीक है, कस्टमर को जब हम सेल करेंगे तो जो हम डॉक्यूमेंट करेंगे इशू, वो इनवॉइस नोट होगा। बदले में हमें एक कस्टमर भी डॉक्यूमेंट इशू करता है, क्यों? वो अपने अकाउंट भी रिकॉर्ड कर रहा होता है ना। ठीक है, जब हम किसी कस्टमर को सेल करेंगे तो हम उसको इनवॉइस इशू करेंगे, बदले में वो हमें क्या देगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। ठीक है, और इसी तरह जब हम सप्लायर से चीज परचेज कर रहे होंगे तो हम उसको परचेज इनवॉइस दे रहे होंगे, वो हमें डेबिट नोट दे रहा होगा। क्यों? हम उसके कस्टमर हैं, हम उसके पास डेबिट हो रही हैं। इसी तरह जब हम परचेज रिटर्न कर रहे होंगे, हम परचेज रिटर्न कर रहे होंगे तो हम उसको डेबिट नोट इशू करेंगे। सप्लायर हमें जो सॉरी जो हमारे पास सप्लायर होगा वो हमें क्रेडिट नोट इशू करेगा। और जब सेल रिटर्न कर रहा होगा हमें कस्टमर, तो हम उसको क्रेडिट नोट इशू करेंगे और वो हमें डेबिट नोट इशू करेगा। परचेज इनवॉइस, सेल इनवॉइस एक ही बार इशू होगी जब हम सेल या परचेज करेंगे। ये तीनों सेल रिटर्न और डे रिटर्न के कंसेप्ट हैं। ठीक है, ये टेबल आपने याद रखना है, इसको बेहतरीन प्यारा सा करके आपने रजिस्टर पे लिख लेना है कि कस्टमर को जब सेल करते हैं और सेल रिटर्न करते हैं, सेल के वक्त भी दो डॉक्यूमेंट इशू होती हैं, रिटर्न के वक्त भी दो डॉक्यूमेंट इशू होती है। इसी तरह परचेज के वक्त भी दो डॉक्यूमेंट इशू होती हैं, रिटर्न के वक्त भी दो डॉक्यूमेंट इशू होती है। तो चारों में से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगी। आपने क्या करना है, एक रजिस्टर के ऊपर बेहतरी से करके ये टेबल बनाना है सोच समझ के। ये आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट है। ठीक हो गया बच्चा? ओके, बाकी ये आपने पढ़ लेना है। जाहिर सी बात है सिर्फ इनवॉइस का और क्रेडिट नोट का इफेक्ट होगा फाइनेंशियल्स के ऊपर, इसके अलावा किसी चीज का नहीं होगा। इसी तरह हो सकता है कि हम डिस्काउंट रिसीव भी कर रहे हो, से हम किसी के कस्टमर हैं और हमारा सप्लायर हमें डिस्काउंट दे रहा हो, तो वो भी दो तरह से डिस्काउंट दे रहा होगा। या तो वो ट्रेड डिस्काउंट होगा, तो ट्रेड डिस्काउंट तो वैसे ही नेट होता है, उसकी तो हम कोई सेपरेट एंट्री नहीं करते, हम उसकी इनवॉइस को हम अपने पास नेट अमाउंट पे पेबल रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन हो सकता है वो हमें कैश डिस्काउंट दे दे। तो अब कैश डिस्काउंट में बेटा देखो, अब हमें डिस्काउंट मिल रहा है, वो हमें कहता है कि भाई 20 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट कर दोगे तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। तो भैया अब हमें तो पता है ना कि हमने लेना या नहीं लेना। अगर तो हमने नहीं लेना तो हम क्या करेंगे, पूरी अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हमने लेना है तो भैया फिर क्या होगा, हम उसको कम अमाउंट के ऊपर रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल सी बात है। अगर इसका वाइस वर्सा होता तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमने कुछ बेनिफिट लेना है तो हम कम पे, फर्स्ट पे ही कम पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अगर हमने बेनिफिट नहीं लेना तो हम शुरू से ही क्या करेंगे, ज्यादा पे रिकॉर्ड कर लेंगे। हमें तो पता है ना। तो लिहाजा ट्रेड डिस्काउंट की तो कोई सेपरेट ट्रीटमेंट नहीं है, कैश डिस्काउंट की सेल के अंदर भी और परचेज के अंदर भी ट्रीटमेंट है। ये आपने बिल्कुल क्लियर करना है। ठीक हो गया? चलें, आज तक इतना ही। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम चैप्टर 2 पूरा खत्म करेंगे और साथ में हम क्या करेंगे, चैप्टर 3 को भी इंशाल्लाह टच करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, साथ में अब आपने क्या करना है कि ये तो मैंने आपको असाइनमेंट्स दे दी हैं, ये तो आपने अब भी करनी है, लाजमी करनी है। और साथ में मैं आपको कुछ हमारी जो स्टडी टेक्स्ट है उसके अंदर से भी मैं आपको काम दे देता हूँ कि आपने क्या करना है। चैप्टर 2 पे चलते हैं।
आ जाए आ जाए आ जाए। इसको आपने नहीं करना, इसके असाइनमेंट मैंने आपको दे दिया, आपने उसी को परफॉर्म करना है। हाँ, उसको करने के बाद आपने इसको लाजमी देख लेना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं, आपको सारों का क्लियर हो जाए, ये लाजमी देखना है आपने। ये नहीं करना, ये नहीं करना। एग्जाम्पल 2 करनी है आपने, एग्जाम्पल 2। ये भी मैंने आपको दे दिया है, लेकिन आपने ये भी लाजमी करनी है। पहले क्या कीजिएगा, ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा, फिर आप अपना क्वेश्चन कीजिएगा, ताकि आपको यहाँ पे सोल्यूशन भी मौजूद है और आपको पता चल जाएगा ये ट्रांजेक्शन हमने पास करनी कैसे है। ड्राफ्टिंग पे, फॉर्मेटिंग पे आपने कोई फोकस नहीं करना अभी तक फिलहाल। आपने सिंपल क्या करना है, अपनी वर्किंग के ऊपर काम करना है, कंसेप्ट के ऊपर काम करना है। ठीक है बेटा जी, तो आज तक इतना। इंशाल्लाह कल मैं जब भी रिकॉर्ड करने बैठूंगा लेक्चर, मैं आपको 10 मिनट पहले इन्फॉर्म कर दूंगा इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है, क्लास ज्वाइन करनी है। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे बच्चा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।